दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी भी हैं जो शायद कभी नहीं भुलाई जा सकती, और विशेष रूप से वैसी तारीखें जिन्होंने मानव सभ्यता को झकझोर कर रख दिया हो, हमेशा हमेशा के लिए मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं। ऐसी ही एक तारीख है 14 अगस्त 1947 की। ये वो तारीख है जब भारत को काटकर बांट दिया गया। ये वो तारीख है जब भारत के भौगोलिक रूप से 3 टुकड़े कर दिए गए, जिनमें से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम के 2 टुकड़ों को साथ लेकर धर्म के आधार पर एक नया देश बनाया गया। एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि इस मातृभूमि को बहुत कृत्रिम तरीके से काटकर, फाड़कर, चीरकर उसके 2 टुकड़े कर दिए गए और भारत और पाकिस्तान का नाम के 2 डोमिनियंस का निर्माण किया। दिल को झकझोर देने वाली जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, इन सभी लोगों को पूरा भरोसा दिया गया था कि भारत का विभाजन कभी नहीं होगा और पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा। इन सभी को यह आश्वासन उस समय की कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिया था, जिनमें इन लोगों ने सबसे ज्यादा विश्वास महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए वचन पर किया था, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर ही होगा। भारत का जो विभाजन है, ये संभवतः विश्व की सबसे बड़ी विस्थापन की त्रासदी है, लेकिन इतिहास में इसे उस तरह से दर्ज नहीं किया गया। जब हम जेनोसाइड के और डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे किस्से विश्व में देखते हैं तो उसमें भारत के विभाजन का उल्लेख नहीं आता, जबकि ये एक बात सत्य है और ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है कि जितना बड़ा मानव विस्थापन इस भारत के विभाजन में हुआ है, संभवतः विश्व इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। परंतु दुर्भाग्य देखिए कि उस समय देश में नफरती सोच को बढ़ाने वाली मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के कॉल पर मार काट मचाने वाले और खून खराबा करने वाले शैतानों की बदौलत, कुछ नेताओं की कमजोरियों, सत्ता लोलुपता और उनके स्वार्थ की बदौलत, अंग्रेजों की कुटिल चाल की बदौलत, इन सभी भारतीयों के साथ वो सब कुछ हुआ जो नहीं होने देने की इनको गारंटी दी गई थी। 24 तारीख रात को 12 बजे फाजिलका बंगला की तरफ से सतलुज के ऊपर ब्रिज है। एक तरफ इंडिया, अगर आप ब्रिज क्रॉस करके आ जाए तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था और दूसरी तरफ इंडिया का फ्लैग लहरा रहा था। रात के 12:30 बजे से ज़्यादा टाइम होगा, मैं भाग के उस ब्रिज को क्रॉस करके तिरंगा देखा और तिरंगे को मैंने सलूट मारा। उस वक्त विभाजन से बचने की तो गुंजाइश थी ही, क्योंकि विभाजन जो हुआ है वो कुछ लोगों की तुष्टि के लिए और कुछ लोगों के अपने स्वार्थ या अपनी महत्वाकांक्षाओं की तुष्टि के लिए हुआ। ये तो निश्चित तौर पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक साक्ष्य है कि विभाजन बहुत अच्छी तरह से टाला जा सकता था। ये माना जा सकता है कि शायद कुछ लोगों ने अगर अपनी जिम्मेदारी ये समझी होती या विभाजन की विभीषिका का आकलन किया होता, उनकी दूरदर्शिता शायद इस तरह बनी होती कि भेड़ बकरियों की तरह से लोग खदेड़ दिए जाएंगे सीमा पार, अगर ये दूरदर्शिता रही होती तो शायद विभाजन रोका जा सकता था, कुछ लोगों के प्रयास से रोका जा सकता था। उस समय इस्लाम के नाम पर बन रहे पाकिस्तान जाने के लिए भारत के कुछ हिस्सों से भी कुछ मुसलमानों ने अपनी पसंद से पलायन शुरू किया। हालांकि यहाँ पर उनकी जान माल को खतरा नहीं था और वो पलायन के लिए मजबूर नहीं थे। इसीलिए महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के कहने पर वो यहीं पर रुक गए। परंतु पाकिस्तान के दोनों ही हिस्सों, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ रहे लोगों की मजबूरियां बेतहाशा थीं। पाकिस्तान के दोनों ही हिस्सों में कट्टरपंथी शैतान मासूम हिंदुओं और सिखों का कत्ले आम कर रहे थे। महिलाओं और बेटियों का ये हैवान
बलात्कार कर रहे थे। एक तरफा दंगा, लूटमार और नरसंहार के जरिए हिंदुओं और सिखों का समूल नाश कर रहे थे। भारत के किसी हिस्से में कत्लेआम नहीं हुआ, किसी हिस्से में नहीं हुआ है पार्टीशन के नाम। आप पार्टीशन में पाकिस्तान का ले लीजिए, चाहे बहावलपुर ले लीजिए, चाहे लाहौर ले लीजिए, चाहे रावलपिंडी ले लीजिए, चाहे उधर नोआखाली ले लीजिए, पूरे वेस्ट बंगाल में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ईमानदारी से पार्टीशन की शर्तों का माना नहीं, उल्लंघन किया और उसमें अंग्रेजों ने भी साथ दिया। ट्रकों में लाशें भरी हुई आती थी, ये मत पूछो किसकी लाश है। हम बाकी परिवार टांगे में बैठकर स्टेशन पर आए, स्टेशन में गाड़ी ली, लाहौर गए, लाहौर से मोगा गए, मोगा जाकर कोई जान पहचान का एक व्यक्ति था, उनके घर हम रुक गए। उन्होंने कहा घर को आग लगाने, कहते जैसे हम जिन कपड़ों में बैठे हुए थे वही कपड़े लेके बच्चों के हाथ पकड़ के घर से बाहर निकल रहा है, कुछ भी नहीं उठा सके वहाँ से। और स्टेशन पे मतलब कहीं पे कोई किसी ने खाया खाना, किसी ने नहीं खाया, कुछ भी। स्टेशन पे पहुँचे, चलते पैदल चलते चलते कहीं रुक रुक के, फिर वहाँ पे ट्रेनें बहुत भरी हुई, बहुत मार काट हो रही थी। इनके लिए कुछ भी करने की बात तो दूर, इन अभागों की चीख पुकार को सुनने तक के लिए भी कोई तैयार नहीं था, ना तो पाकिस्तान के अंदर और न ही पाकिस्तान के बाहर। इन अभागों की दास्तान सुनकर आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आज भी आपकी आंखों में आंसू भर आएंगे। एक तरफा दंगे में मारकाट, लूट, बलात्कार जैसी हैवानियत के आगे इंसानियत पूरी तरह से हार गई और इनका सब कुछ बर्बाद हो गया। ये कायर नहीं थे, ये इंसान थे और जवाबी तौर पर हैवान नहीं बन सकते थे। इसीलिए हैवानों ने इनकी जिंदगी और इनके संसार को ही छिन्न भिन्न कर दिया। और इनके साथ ये सब कुछ करने वाले कट्टरपंथी शैतान कहीं बहुत दूर से नहीं आए थे। ये सब कुछ किया था इनके पड़ोसियों ने, इनके आसपास के ही कट्टरपंथी शैतानों ने। मैं तो उस टाइम 3 साल की थी और मेरा भाई 6 महीने का था। तो मेरे को तो इतना याद नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप या मेरे दादाजी जो सुनाया करते थे, वो हालात जो हैं वो सुनकर रोंग कट्टे खड़े हो जाते हैं। वहाँ भी कत्लेआम शुरू हो गया, लाहौर में भी कत्लेआम शुरू हो गया। तो फिर हम वहाँ से निकले तो वहाँ पर देखा, स्टेशन पर पहुँचे, मेरे पिताजी स्टेशन पर पहुँचे जब हम, तो देखा कि वहाँ पर तो गाड़ियाँ जो है उधर से उधर काट कर जा रही हैं, लोगों को काट काट कर भेज रहे हैं। तो बहुत कहते हैं सीन इतना, क्योंकि वही बताते हैं कि सीन इतना भयानक था कि हम देख नहीं सकते थे। विडंबना देखिए कि इन अभागों की चीख पुकार को उस समय तो अनसुना किया ही गया, परंतु इनके दुर्भाग्य की कहानी यहीं समाप्त नहीं हो गई। किसी तरह से अपनी जान बचाकर ट्रेनों में, बैलगाड़ियों में, यहाँ तक कि पैदल भी ये सभी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत के लिए निकल पड़े। लेकिन कट्टरपंथी शैतानों का मन अभी भी भरा नहीं था। कट्टरपंथियों ने इन पलायन कर रहे लोगों पर रास्ते में भी जगह जगह पर जानलेवा हमले किए और इनके साथ बलात्कार, लूटमार और नरसंहार का सिलसिला रास्ते भर भी जारी रहा और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को कट्टरपंथी शैतानों ने रास्ते में भी छीन ली। जब ये अभागे अपना सब कुछ गंवाकर भारत आए तो इनके मन में एक उम्मीद थी कि कम से कम भारत में उनकी चीख पुकार को सुनने वाले भी होंगे और जख्मों पर मरहम लगाने वाले भी होंगे। भारी संख्या में स्वयंसेवकों ने और आम लोगों ने इनकी मदद भी की, लेकिन
उस समय के भारत के नेताओं से इनको वो सहारा नहीं मिल पाया जो इन्हें मिलना ही चाहिए था। जो लोग दूसरी तरफ से आते थे उनके लिए अमृतसर में रिफ्यूजी कैंप्स सेटअप किए गए थे, लेकिन रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर के हालात जो थे वो अगर आप जिन्होंने वहाँ रहा है उनसे बात करें तो आपको पता चलता है कि सिचुएशन काफ़ी उनके लिए डिफ़िकल्ट थी। विभाजन का सबसे बड़ी त्रासदी हिंदू और सिख महिलाओं और बच्चियों के ऊपर पड़ी, जो मार दिए गए। वो तो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 घंटे, 2 घंटे बाद मुक्त हो गए। यहाँ तो पूरी जिंदगी गुलामी में बीती, यहाँ तो पूरी जिंदगी आत्मा को मारते हुए बीती। इतना ही नहीं, इन अभागों के दुर्भाग्य की दास्तान अभी और आगे भी बाकी थी। इनकी पीड़ा के बारे में अधिक लोग नहीं जान पाए। नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियां इनकी दास्तान को नहीं जान पाए। इसकी कोशिश में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तो आजादी के बाद हमारे देश भारत के नेता और कर्ता धर्ता पर ही जाती है। इतिहास में अगर ऐसी दास्तानें बनती हैं तो दौर भी बदलते हैं। समय बदला और एक नए भारत का उदय आज दुनिया देख रही है। ये वो भारत है जो अपना अस्तित्व 1947 के बाद से ही नहीं मानता। ये वो भारत है जो गुलामी के दौर को सिर्फ 200 साल का ही नहीं मानता। ये वो भारत है जो मानता है कि भारत करीब 800 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ। हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। 15 अगस्त हमारे लिए स्मारक बनता है, लेकिन 14 अगस्त का जो आज का ये दिवस है, ये इसको और भी पूरित करेगा और भी इसको प्रबल बनाएगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम उन विभीषिकाओं के उस विभीषिका और उससे जुड़ी हुई अनेक विभीषिकाओं के बारे में चिंतन करते हुए ऐसा कुछ न करें कि समाज में भेदभाव हो। 14 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया कि अब हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का विभाजन पिछली सदी की सबसे पीड़ादायी घटना है और विभाजन में जान गंवाने वालों को उचित सम्मान दिया जाना जरूरी है। भारत ने एक भावुक निर्णय लिया। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निर्णय बता रहा है कि विभाजन के पीड़ितों के साथ अन्याय सिर्फ उस समय पाकिस्तान में ही नहीं हुआ था, बल्कि उनके साथ अन्याय का सिलसिला तो 1947 के बाद के भारत में भी चलता ही रहा। हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे और आजादी के जश्न में खो गए उन सभी अभागों की दास्तानों को भुलाकर। आजादी का जश्न मनाना गलत नहीं है, लेकिन विभाजन के पीड़ितों को इस कदर भुला देना तो गलत ही था। भारत की उस पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि ये जो आज़ादी आपको मिली है, ये आज़ादी आपको इतने लाखों लोगों की शहादत,
बलिदान और इतने बेकसूर लोगों की हत्या के बाद में हुई। कोई देश, कोई समाज अपने इतिहास को स्मरण में नहीं रख पाता तो उस समाज का मिटना तय हो जाता है। इसलिए अपने इतिहास की अच्छी बुरी सभी यादों को संजो के रखना, उससे सीख लेना किसी भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी नई पीढ़ियों को पता चलना चाहिए कि वास्तव में सच्चाई क्या थी। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी गलती सुधार ली है। हम आज भी 15 अगस्त को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से मनाते हैं, परंतु अब उससे एक दिन पहले ही 14 अगस्त को मना रहे हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ताकि भविष्य में कभी भी ऐसी विभीषिका बिल्कुल ही ना आ पाए विभाजन की। यह स्मृति दिवस उन मुट्ठी भर लोगों को भी चेतावनी है कि कभी भी अपने ज़हन में आगे भविष्य में किसी भी तरह के विभाजन के बारे में सोचने की हिमाकत तक भी ना करें। हमको ये स्मरण करना चाहिए कि किस विभीषिका से गुजरते हुए, उसके रास्ते से जाते हुए आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। इसलिए इस दिवस को मनाया जाना बहुत ही आवश्यक था, पहले हो जाना चाहिए था। इसका एक और भी कारण है, आप दुनिया में देखें, जितनी भी त्रासदी हुई है, जितने भी पैशाचिक कृत्य हुए हैं, उनके रिमेम्बरेंस डे भी हैं। आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके देश के साथ, आपके राष्ट्र के साथ पिछले में क्या हुआ है, अगर आप नहीं याद रखेंगे, भूल जाएंगे, तो पुनः वही गलतियां दोहराएंगे, पुनः वही बातें करेंगे। और इतिहास की एक छोटी सी, बहुत छोटी सी शिक्षा है, अगर आप इतिहास को याद नहीं रखते तो आप बहुत जल्दी इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। भारत के विभाजन के लिए अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग और उनके कट्टरपंथी समर्थकों का इस्तेमाल किया। इतिहासकार मानते हैं कि उस समय के कांग्रेस नेतृत्व का ढीला रवैया भी विभाजन का कारण बना। महात्मा गांधी ने कहा था कि विभाजन 32 वर्षों के सत्याग्रह का लज्जाजनक परिणाम था, परंतु विभाजन का विषैला वृक्ष जो 1947 में फूला फला, उसमें सिर्फ अंग्रेज या मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग के ही कारनामे नहीं थे। इस विषैले वृक्ष को लंबे समय से कट्टरपंथियों ने भारत में खाद पानी दिया था, और इसका बीज तो 1876 में ही सर सैयद अहमद खान ने डाल दिया था और लिखा था, हिंदू और मुस्लिम कभी मिलकर एक राष्ट्र नहीं बना सकते। अल्लामा इकबाल जैसे मशहूर शायर ने भी एक इस्लामी देश पाकिस्तान के निर्माण के ख्वाब को आगे बढ़ाने में भरपूर योगदान दिया, और फिर सलीमुल्लाह खान की अगुवाई में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद से तो विभाजन के विषैले बीज में जमकर खाद पानी डालने का काम हुआ। मुस्लिम लीग का केंद्रीय कार्यालय उसी अलीगढ़ में स्थापित किया गया, जो अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान की कर्म भूमि रही थी। तो इसके तो बीज बहुत पहले से पड़ गए थे। जब से मुस्लिम लीग को एक अलग तरह से अंग्रेज़ी हुकूमत ने पोषित करना शुरू कर दिया था, जब से मोहम्मद अली जिन्ना जी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, उसको अलग से पोसना शुरू कर दिया था, तो इसके बीज तो शायद तब से पड़ गए थे। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान बनाने का श्रेय जिन्ना को नहीं दिया जाता। वो कायदे आज़म है, ग्रेट लीडर। पाकिस्तान बनाने का श्रेय सर सैयद अहमद खान, द ग्रैंड ओल्ड मैन। पाकिस्तानी वो यूज करते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन सर सैयद अहमद खान, और अल्लामा इकबाल को दिया जाता है। 1908 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। इस मांग को अंग्रेजों ने 1909 के मौले मिंटो सुधारों द्वारा पूरा कर दिया। अल्लामा इकबाल ने 1930 में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की, और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के सम्मेलन में 2 नेशन थ्योरी पेश हुई, और महज 7 साल बाद ही भारत के
दो टुकड़े हो गए। लॉर्ड रेडक्लिफ, जिनको ये विभाजन का कार्य सौंपा गया था, वो भारत के भौगोलिक परिवेश से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उन्हें मालूम ही नहीं था भारत का भौगोलिक परिवेश क्या है, भारत का राजनीतिक परिवेश क्या है, भारत का सामाजिक परिवेश क्या है। और उन्होंने जो रेडक्लिफ ने जो विभाजन किया वो बहुत ज़्यादा किताबी, वस्तुतः कहा जाता है कि उन्होंने एक जगह बैठकर ही लाइनें खींच दी और विभाजन हो गया। ऐसे भी कहीं कहीं जनसंख्या बढ़ती है, ऐसे भी कहीं आबादी बढ़ती है। देश को काटने और बांटने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया और साफ तौर पर कहा कि महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति में उन्हें विश्वास नहीं है। कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे पर सीधी कार्रवाई शुरू हो गई। मुस्लिम देश पाकिस्तान बनाने के लिए हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। विभाजन के नाम पर इस वक्त हजारों लोगों का कत्ल कर दिया गया था। बंटवारे को लेकर इस वक्त तक लाखों लोग घर से बेघर हो गए। बलात्कार की घटनाओं के जिक्र मिलते हैं। आप उस समय के रिपोर्ट्स पढ़िए, उस समय के जर्नलिस्ट की रिपोर्ट पढ़िए, उस समय के जो ICS अधिकारी थे जो उस समय जिलों के प्रशासन संभाल रहे थे, उनकी सारी जो डायरीज़ हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं, आर्काइव्स में जो आर्काइवल रिपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, आपको बहुत आश्चर्य होगा या आप जिस तरीके से जो दर्दनाक और भीषण परिस्थितियां बनी, बहुत लाखों ऐसी महिलाएं हैं जो एबडक्ट की गई, जिनके साथ रेप हुए, गैंग रेप्स हुए। 29 अगस्त 1946 को बंगाल के नोआखली में नरसंहार की शुरुआत हुई और उसके बाद 2 सितंबर 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का दूसरा चरण बंबई में शुरू हुआ। कत्लेआम का दायरा और बढ़ाया गया। 5 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग के आह्वान पर पंजाब में भी हत्याएं हुई। आखिरकार कांग्रेस ने कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर कर दिया और 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस द्वारा विभाजन को स्वीकार कर लेने तक में ही इस विभीषिका में अब तक 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। परंतु बंटवारे का प्रस्ताव मानने के बाद भी देश भर में हिंसा रुकी नहीं और करोड़ों लोगों को विभाजन की इस विभीषिका के दर्द से गुजरना पड़ा। पंजाब में तो करीब 80 लाख लोगों को सिर्फ 90 दिनों के भीतर ही अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। हिंदू और सिख औरतों ने इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। शरणार्थियों से भरी ट्रेनों को रास्तों में रोक रोक कर कत्लेआम मचा दिया गया। इतना सब कुछ हुआ और किसी ने कुछ नहीं किया, और किया भी तो यही किया कि हर संभव तरीके से विभाजन की ये विभीषिका नई पीढ़ी के स्मृति पटल पर आए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों की स्मृति तक पहुंच ही नहीं पाए। परंतु अब और नहीं, क्योंकि अब हर वर्ष 15 अगस्त की आजादी के जश्न से पहले ही 14 अगस्त को ही मनाया जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। कैसे